हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डीपीए क्लासेस। और आज फिर से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हिस्ट्री का लेक्चर, और ये हमारा लास्ट लेक्चर रहने वाला है। हड़प्पा सभ्यता जो हमारा चैप्टर है उसका लास्ट लेक्चर रहने वाला है जी हमारा। उसके बाद ये हमारा चैप्टर हो जाएगा खत्म। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करने जाएंगे, ठीक है ना। तो जितने भी हमारे सीयूटी वाले बच्चे हैं जो सीयूटी देना चाहते हैं और जो भी 12th क्लास में आए हैं या फिर जो भी 12th का बोर्ड देने वाले हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है ना। तो कल जो हम बात कर रहे थे चैप्टर, कल जो हमारा ये हमारा पहला चैप्टर ही है अभी, ठीक है। ये हमारा अभी पहला चैप्टर है, ईट, मनके तथा अस्थियां। ईट, मनके तथा अस्थियां जो हमारा पहला चैप्टर है, आज इस चैप्टर को हम खत्म करेंगे, ठीक है ना। आज इस चैप्टर को हम खत्म करेंगे जो पहला चैप्टर है। कल जो हम पढ़ रहे थे ना बस्ती के बारे में, हड़प्पा सभ्यता की जो ये नियोजित शहरी बस्ती थी उसके बारे में, उससे जुड़ा हुआ एक फैक्ट है वो हम जान लेते हैं कि जो पूरी की पूरी जो बस्ती थी, हड़प्पा सभ्यता की जितनी बस्तियां थी ना, इन सभी बस्तियों को दो भागों में बांटा गया था। जैसे कि बस्ती है कोई, इस बस्ती में एक ऊंचाई पर बनाया गया था और इसे कहा गया था दुर्ग। बस्ती को दो भागों में बांटा गया था। एक था ऊंचाई पर बनाया गया था, ये दुर्ग था, ये छोटे हिस्से में था और इसको चारों तरफ से ना किले बंद किया गया था। और इस दुर्ग के अंदर में बड़ी बड़ी संरचना देखने को मिली है, ठीक है ना। इसी में हमें देखने को मिला, ये मोहनजोदड़ो में हमें मिला है स्नानागार, स्नानागार और एक हमारा माल गोदाम, ठीक है ना। इस स्नानागार और माल गोदाम जो संरचना है दुर्गों पर हमें देखने को मिला है मोहनजोदड़ो में, ठीक है। और जो हमारा एक शहर होता था इधर, ये निचला शहर, जिसको कहते थे निचला शहर, ठीक है ना। ये था हमारा निचला शहर। इन निचला शहर में लोग रहने का काम करते थे, आवास करते थे यहाँ पे, ठीक है ना। बाकी दुर्ग ये पश्चिम वाले इलाके में बनाया गया था और इसको चारों तरफ किलेबंदी किया गया था। और ये निचले वाला जो पूरब की ओर वाला जो इलाका था इसे कहते थे निचला शहर। तो पूरी की पूरी बस्ती ऐसे दो बराबर भागों में बटी हुई थी, ठीक है। तो एक फैक्ट की बात है, लोथल, लोथल कहाँ पे, गुजरात में। लोथल में जो दुर्ग पाई गई है ना, वो दुर्ग किलेबंदी नहीं थी, ठीक है ना। लोथल में पाई गई जो दुर्ग वो किलेबंदी नहीं थी, बाकी हर जगह किलेबंदी पाई गई, ठीक है। तो ये बताना था कि दो बराबर भागों में बटा था इस तरीके से दुर्ग में और निचला शहर में, और इस तरीके से पूरी की पूरी बस्ती का नियोजन किया गया था, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है जो हम आगे जान लेते हैं। ये तो हमारा कल के टॉपिक का ही एक पार्ट था। तो आज के हमारा जो टॉपिक है वो है माल प्राप्त करने संबंधी नीतियां। माल प्राप्त करने संबंधी नीतियां, ठीक है। अब बात करते हैं माल प्राप्त करने संबंधी नीतियां। देखिए, हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे ना वो शिल्प उत्पादक थे, कुशल शिल्प उत्पादक थे। वो वस्तुओं को बनाने का काम करते थे, तो बनाने के लिए उनको वस्तु भी चाहिए बड़ी मात्रा में, ठीक है ना। तो स्थानीय स्तर पर जो चीजें उपलब्ध थी उनमें हमारा क्या था, लकड़ी, मिट्टी, पत्थर, ईंटें, ये सारी की सारी तुम्हारा स्थानीय स्तर पर उपलब्ध थी। इसके अलावा भी जो चीजें चाहिए जिनके लिए उनको जरूरत पड़ती थी, तो वो अलग अलग तरीके से वो चीजों को प्राप्त करते थे। तो ये माल प्राप्त करने संबंधी नीतियां क्या थी, तो उनमें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो लिखा हुआ है उसमें लिखा हुआ है बस्तियां स्थापित करना। मैं लिख देता हूं एक बार, ठीक है ना। उसमें हमारा एक है बस्तियां, ठीक है। एक हमारा है बस्तियां स्थापित करना, ठीक है। दूसरा हमारा है अभियान भेजना, ठीक है ना, अभियान भेजना। और तीसरा हमारा एक और लिख देते हैं सुदूर क्षेत्रों से व्यापार, सुदूर क्षेत्रों से व्यापार, ठीक है। तो देखिए, ये माल प्राप्त करने संबंधी नीतियां हमने पढ़ा कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं इस शिल्प उत्पादक है, कुशल शिल्प उत्पादक है, तो इनको बहुत सारे वस्तुओं की जरूरत पड़ती होगी जिसके कारण ये अपने वस्तुओं का उत्पादन कर सके। तो सबसे पहला हमारा ये क्या विधि है माल प्राप्त करने की, तो पहला बस्तियां स्थापित करना। इसके अंतर्गत क्या है कि जिन स्थानों पर ना जो कच्चा माल है, जो वस्तु आसानी से मिल रही है, उन क्षेत्रों में बस्तियां स्थापित कर लेना। जैसे कि हम बात कर लेते हैं अपना लाजवर्द मनी की। अफगानिस्तान में एक जगह है सोरतुगई। कौन सा जगह है, सोरतुगई, ठीक है ना। अफगानिस्तान में एक जगह है भाई सोरतुगई। सोरतुगई जो जगह ये नीले लाजवर्द मनी, नीले रंग का लाजवर्द मनी के लिए फेमस है। इसीलिए यहाँ पर बस्तियां स्थापित की जा सकती है ताकि आसानी से चीजों को हमें पता कर सके, ठीक है।
और दूसरा हमारा तरीका क्या, और इसी तरीके से जिन जिन इलाकों के पास में चीजें आसानी से उपलब्ध है, जैसे कि हमारा नागेश्वर हो गया, बालाकोट हो गया, यहाँ पे ये शंख से बनी वस्तुएं आसानी से मिल सकती है क्योंकि ये समुद्र के किनारे है, तो यहाँ पर शंख आसानी से हमें मिल सकती है। तो इन कुछ इलाकों पर, ऐसे इलाकों पर बस्तियां स्थापित कर देना जहां से हमें कच्चा माल आसानी से मिल जाए। दूसरा तरीका है कच्चा माल प्राप्त करने का अभियान भेजना, ठीक है ना। अभियान आप किसी क्षेत्र में भेज सकते हो। अभियान भेजने से क्या हो सकता है ना कि वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उससे आप अच्छे से कनेक्ट हो पाओगे, संपर्क कर पाओगे, वो आपको बता सकता है इसके बारे में, ये अच्छा माल है, ये ऐसे यूज कर सकते हैं इसका। तो इसी तरीके से हमारा तांबा के लिए, तांबा बेसिकली हड़प्पाई समाज में कहाँ से मेनली हमारा जो मंगाता था वो राजस्थान के खेतरी से, ठीक है ना। राजस्थान के खेतरी वाले जो क्षेत्र है, राजस्थान के खेतरी वाले क्षेत्र से हमें तांबा के अवशेष मिलते, तांबा मंगाया जाता, और यहाँ पे बहुत ही भारी मात्रा में तांबा के अवशेष मिला, पार संपदा मिली ये राजस्थान के खेतरी वाले इलाके से, ठीक है। और खेतरी क्षेत्र की जो संस्कृति है ना, ये हड़प्पा समाज की संस्कृति से बहुत ही एक विशिष्ट थी, एक अलग थी, यहाँ के मृदमांड बहुत ही अलग था। इसीलिए खेतरी क्षेत्र की जो संस्कृति है उसको पुरातत्वविदों ने गणेश्वर जोधपुरा की संस्कृति का नाम दिया है, ठीक है ना। यहाँ की जो एक संस्कृति है राजस्थान के खेतरी की, वहाँ को पुरातत्वविदों ने गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति का नाम दिया क्योंकि यहाँ का जो मृदमांड था वो हड़प्पाई मृदमांड से बहुत ही अलग था, विशिष्ट था, भिन्न था, ठीक है ना। और बात देखो कर्नाटक हो गया, कर्नाटक वाले इलाके में सोना के लिए, ठीक है ना। तो ऐसे अलग अलग जगहों पर अभियान भेज के ताकि वहां से हम कनेक्ट हो सकते हैं। तीसरा, इसके अलावा भी हमारे, ये तो हमारा स्थानीय क्षेत्र में था, ये अंतरदेशीय व्यापार था। इसके अलावा भी अंतरराष्ट्रीय व्यापार भी था, जैसे हमारा सुदूर क्षेत्र, तांबा बेसिकली ओमान से भी मंगाया जाता था, तांबा ओमान से भी मंगाया जाता था। ओमान वाले स्थल पर एक हड़प्पा का मर्तमान मिला। मर्तमान का मतलब होता है एक वस्तु टाइप होता है, ऐसे बना हुआ उसका चित्र है एनसीईआरटी में, ठीक है ना, ऐसे टाइप है, इसके अंदर चीजों को रखते हैं, ठीक है। तो ये ओमान से हड़प्पा मर्तमान मिला और इसके ऊपर काली मिट्टी का लेप लगाया गया ताकि तरल पदार्थों के रिसाव को रोका जा सके, ठीक है ना। तो ओमान से भी हमें तांबा के अवशेष मिले, और ओमान के जो तांबा है और हड़प्पा की जो पूरा वस्तुएं हैं, ओमान के तांबे और हड़प्पा की पूरा वस्तुओं में निकल के अंश मिले, जो ये समानता दर्शाता है कि ओमान से भी तांबा मंगाया जाता था, ठीक है ना। और इसके अलावा मेसोपोटामिया हो जाएगा, बहरीन द्वीप हो जाएगा, ठीक है, इन सभी जगहों से व्यापार होता था, ठीक है ना। क्योंकि मेसोपोटामिया के अभिलेख में 3 चीज है, 3 चीजों के बारे में बताता हूँ, 3 अभिलेख है, ठीक है ना। मेसोपोटामिया के 3, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता जो ये मेसोपोटामिया सभ्यता के समकालीन है। मेसोपोटामिया आजकल इराक का हिस्सा है, ठीक है ना, इराक वाला जो देश है वहां पे रही है। देखो मेसोपोटामिया का जो एक लेख है, बात करते हैं मेसोपोटामिया, ठीक है ना, मेसोपोटामिया। देखो मेसोपोटामिया का 3 लेख है, ठीक है ना। मेसोपोटामिया का देखो, एक तो हमारा है दिलमुन, क्या है, मगान, एक तो हमारा है मगान, मगान, ठीक है ना, एक तो अपना है मगान। ये मगान, मेसोपोटामिया के लेख मगान, ये किसके लिए प्रयोग किया गया, ये प्रयोग किया गया ओमान के लिए, ठीक है ना, ये प्रयोग किया गया ओमान के लिए। इस ओमान वाले स्थल से भी में तांबे आने के संकेत मिलते कि यहाँ से भी व्यापार किया जाता। इसी का एक अभिलेख है मेलुआ, ठीक है, मेलुहा, मेलुहा, ये मेलुआ जो हड़प्पा क्षेत्र के लिए प्रयोग होता था, हड़प्पा के लिए, यहाँ से भी तांबा आने के संकेत है। एक हमारा है दिलमुन, क्या है, दिलमुन है, दिलमुन, दिलमुन हालांकि बहरीन द्वीप के लिए होता था, बहरीन द्वीप, ठीक है ना, बहरीन द्वीप के लिए। तीन सभी स्थलों से ना हमारे भारत के हड़प्पा सभ्यता का क्या होता था, व्यापार होता था, ठीक है ना। तो कह सकते हैं इस तरीके से माल प्राप्त किया जाता था। इसके बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, हम बात कर लेते हैं हड़प्पा सभ्यता के मुहर, ठीक है, मुहर, लिपि और बाटवे। जो हमारा जो अगला टॉपिक है ये मुहर, लिपि, बाटवे। तो हड़प्पा सभ्यता में जो मुहर था ना, मुहर का प्रयोग क्यों होता था, ये मुद्रांकन है, मुहर मुद्रांकन। तो किसी भी चीज के ना, किसी भी जो दूर की चीज है उसको आसानी से सुविधाजनक बनाने के लिए, ठीक है ना, किसी भी चीज को सुरक्षित रखने के लिए मुहर का, ये मुद्रांकन का प्रयोग करते थे। किसी भी जगह पर अगर कोई चीज लेके जाना तो वहां पर गीली मिट्टी के ऊपर अगर मुहर का छाप लगा देते थे, तो इससे क्या होता था कि अगर अपने जिस स्थान पर जाना है उस चीज को, वहां पर जाने से पहले अगर उसके जो चिन्ह है मुहर के, अगर वो नहीं मिटे हुए हैं या फिर उसमें छेड़छाड़ नहीं है, तो इसका मतलब जो चीजें वो सही जगह पर अपनी पहुंच रही है। तो इस तरीके से मुहर का प्रयोग किया जाता था चीजों को सुरक्षा बनाने के लिए। दूरी, जो जितनी भी लंबी दूरी है, लंबी दूरी में किसी चीज को भेजने के लिए, सुरक्षित तरीके से भेजने के लिए, ठीक है ना, सुरक्षित वस्तु को बनाने के लिए मुहर मुद्रांकन का प्रयोग करते थे। लिपि,
हड़प्पा की जो लिपि एक बहुत ही भाव चित्रात्मक लिपि है, ये वर्णमालीय लिपि नहीं है जिसको पढ़ा जा सके। अभी भी इस लिपि के ऊपर क्या है, विवाद है, और अलग अलग प्रदेशों में और मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो देश है वहां पर इस लिपि को पढ़ने वाले को इनाम देने की भी घोषणा है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर अनुमान लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पूरी तरीके से क्लेरिफाई नहीं है। तो ये जो लिपि भाव चित्रात्मक है, ये दाई से लिखी जाती है, इस तरीके से इधर से लिखी जाती थी। कहते हैं कि इस लिपि के जो मुहर है ना, वहां पर ना दाईं ओर से चौड़ा अंतराल खींचा गया है, और ये बाईं ओर संकुचित हो जाती है, कम हो जाती है। इसका मतलब है कि दाईं ओर से लिखना चालू किया जाता था और बाईं ओर ये स्थान खत्म हो जाता था, ठीक है ना। हड़प्पा सभ्यता के जितने लिपि सभी लगभग संक्षिप्त छोटी है, और सबसे जो लंबा अभिलेख है उसमें 26 चिन्ह मिले हैं, ठीक है ना। हड़प्पा की जो लिपि है उसमें सबसे लंबे अभिलेख में 26 चिन्ह मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता में से टोटल चिन्हों की संख्या कितनी है, 375 से 400, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है ये दोनों ही। सबसे लंबे अभिलेख में हड़प्पा सभ्यता के 26 चिन्ह मिले हैं। टोटल जो चिन्हों की संख्या है वो 375 से 400 के बीच में। तो ये हमारी लिपि हो गई जो बहुत ही भाव चित्रात्मक थी और इसको आज भी पढ़ा नहीं गया है, ठीक है। बाट बेसिकली क्या होता है ना कि तौलने के लिए, छोटे छोटे जो मनके होते हैं, आभूषण होते हैं, इन सबको तौलने के लिए बाटों का यूज करते हैं। जो बाट था ये चट नामक पत्थर से, ठीक है ना। जो बाट था ये चट नामक पत्थर से बनाया जाता था, और बाटों का जो निचला जो मानदंड था, इसका मतलब क्या हुआ कि नीचे में जो गिनती थी ना, बाटों का जो निचला मानदंड था वो बेसिकली क्या था, बाटों के निचला वाला जो मानदंड था द्विवाधारी था। क्या था, द्विवाधारी। द्विवाधारी का मतलब होता है ऐसी गिनती, बाटों के निचले मानदंड पे नीचे वाले चीजों पर ऐसी चीजें लिखी जाती थी जो 2 से विभाजित हो जाती, जो 2 से कट जाती, जैसे कि 2 हो गया, 4 हो गया, 16 हो गया, 32 हो गया, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें थी। बाटों का जो निचला मानदंड था जिसके ऊपर लिखा होता द्विवाधारी थी, और ऊपरी वाला जो मानदंड था सॉरी ऊपरी वाला जो मानदंड था वो था हमारा दशमलव प्रणाली पर था। किस पर था, दशमलव प्रणाली का अनुसरण करता है, कि ऊपर वाले में 0 0 लगते थे, जैसे कि ऊपर वाला जो मानदंड है उसके ऊपर 1 ऐसे 1 हो गया, 10 हो गया, 100 हो गया, 1000 हो गया, 10,000 हो गया, ऐसे लगते थे, और नीचे वाले पे ये द्विवाधारी थे। ये बांट थी, चट नामक पत्थर से बनाए जाते थे, और इसका उपयोग तौलने के लिए चीजों को हम करते थे, ठीक है ना। तो इसके बाद जो हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं तो वो है हमारा मोहरे लिपि। बांट समझ में आ गया ना आपको, तो मोहरे लिपि कुछ खास नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं, देखिए इसके बाद हम बात करते हैं, अब जो हमारा मेन जो चीजें है ना वो ये है कि पूरे हड़प्पा समाज में कोई शासक था। क्या हड़प्पा समाज अपने आप बना हुआ था, कोई इसमें शासक होगा नहीं, इसको कौन चला रहा था, इसको नेतृत्व कौन कर रहा था इस समाज में। तो हम बात करते हैं प्राचीन सत्ता की। क्या हड़प्पा समाज में कोई शासक था, कोई शासक इसको चला रहा था पूरे साम्राज्य को। ये कहना मुश्किल। देखो यहाँ पर ना 3 प्रकार के मत मिलते हैं। इन 3 प्रकार के मत में सबसे पहला मत यह है कि कुछ लोगों का कहना है, कुछ पुरातत्वविदों का कहना है कि हड़प्पा समाज में कोई भी शासक वर्ग नहीं था, सभी लोगों की जो सामाजिक स्थिति वो समान थी। कुछ पुरातत्वविदों को कहना है, ये पहला मत है। दूसरा मत ये है कि कुछ पुरातत्वविदों का ये कहना है कि हड़प्पा के समाज में क्या था ना, अलग अलग शासक थे, अलग अलग एरिया का अलग अलग शासक थे। जैसे कि हड़प्पा के लिए अलग शासक, मोहनजोदड़ो के लिए अलग शासक, कालीबंगन के लिए, लोथल के लिए, सुतकोटता के लिए, ठीक है ना, चनहुद्रो के लिए, मोहनजोदड़ो के लिए, सबके लिए अलग अलग शासक। तीसरे मत के जो पुरातत्वविद है उनका मानना है कि हड़प्पा समाज में केवल एक शासक थे और वही इन सारी की सारी गतिविधियों को क्रियान्वित कर रहे थे, ठीक है ना। और ये तीसरा वाला जो मत है सबसे ज्यादा सर्वमान्य, सबसे ज्यादा इसी को माना जाता है, क्योंकि पूरे के पूरे हड़प्पा बस्ती में एक प्रकार की ईंटों का आकार होना, ठीक है ना। ईंटों का निर्माण हर जगह नहीं होता था, लेकिन हर जगह से जो ईंटें मिले उन जो सारे के सारे एक ही प्रकार के, एक ही अनुपात में है। एक नियोजित बस्ती होना पूरे हड़प्पा बस्ती में, पूरे हड़प्पा सभ्यता में एक नियोजित बस्ती होना, ठीक है ना। बड़ी बड़ी संरचनाओं का निर्माण होना, ठीक है। सारे के सारे जब पूरा वस्तुओं में जो समानता ये दर्शाता है कि हड़प्पा सभ्यता में कोई ना कोई एक ही शासक वर्ग था जो उसको क्रियान्वित कर रहा था, उसी से चला रहा था उसे, ठीक है। तो ये अंतिम वाला जो मत है ये सबसे ज्यादा सर्वमान्य, इसको सबसे ज्यादा माना जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्राचीन कहना तो अनुमान के बेस पे ही कहा गया है, लेकिन इस आधार पर हम ये पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम बात करते हैं इस सभ्यता के अंत की, ठीक है ना। शासक वर्ग के बाद हम बात कर लेते हैं सभ्यता के अंत की, ठीक है। इस सभ्यता का अंत कैसे हुआ, सभ्यता का अंत, ठीक है ना।
हम अब अंतिम अंतिम पड़ाव की ओर जा रहे हैं, चैप्टर की सभ्यता के अंत के ऊपर आ गए हैं, ठीक है ना। अब देखिए जो सभ्यता, इतनी बड़ी सभ्यता अचानक कैसे खत्म हो जाती है। देखिए सभ्यता अभी भी मैं बता रहा हूँ कि एक आग ऐतिहासिक कालीन सभ्यता है और अनुमान के आधार पर जो सभ्यता को हम डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है ना। पूरी तरीके से कोई चीज कह पाना संभव नहीं है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता जो है ना, ये 1800-1900 तक, ठीक है ना, ये 1800-1900 तक आते आते 1900 बीसी 1800 बीसी आते आते हुआ क्या था ना, कि जो बनावली वाला जो रीजन है, गुजरात वाला रीजन है, हरियाणा वाला रीजन है, वहां से क्या होता है ना कि बड़ी बड़ी जो चीजें हैं यहाँ से स्थल जो वो त्यागने के संकेत मिलते हैं। बनावली हो गया, चोरिस्तान हो गया, हरियाणा हो गया, पश्चिमी यूपी हो गया, यहाँ से हड़प्पा बस्तियां जो है ना वो धीरे धीरे खत्म होने लग जाती हैं, ठीक है ना। और फिर क्या प्रमाण है जिससे पता चलता है कि सभ्यता का अंत होने लगा, कि जो बड़ी बड़ी जो संरचनाएं हैं, भौतिक संस्कृति में बदलाव आ जाना, बड़ी बड़ी संरचनाओं का निर्माण खत्म हो जाना, ठीक है ना। जो विशिष्ट जो पूरा वस्तु है, जो मुहर है, मनके हैं, बाट है, इनका निर्माण खत्म हो जाना, लंबी लंबी दूरी का जो व्यापार है, शिल्प है, इन सब का धीरे धीरे खत्म हो जाना, इस सारा का सारा संकेत करता है कि इस सभ्यता का अंत की ओर पतन है। और ये सभ्यता अंत होके ग्रामीण जीवन शैली में बदल गई। ये ग्रामीण जीवन शैली को कहा गया हड़प्पा के पश्चात, अर्थात उत्तर हड़प्पा सभ्यता, ठीक है ना। उत्तर हड़प्पा सभ्यता या संस्कृति, सभ्यता या संस्कृति, या फिर इसको हम अनुवर्ती हड़प्पा संस्कृति भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये सारा का सारा चीजें खत्म होकर धीरे धीरे ग्रामीण जीवन शैली में बदल गया और उसे कहा गया उत्तर हड़प्पा संस्कृति। ये क्यों हो गया, इसके क्या कारण थे, हड़प्पा सभ्यता के पतन होने के क्या कारण थे। देखो ये हड़प्पा सभ्यता के पतन होने के अगर हम कारण की पता करें तो इसमें क्या है ना, तो सबसे पहले एक तो हमारा जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन, ठीक है ना। जलवायु परिवर्तन कहते हैं कि जलवायु में अचानक से परिवर्तन हुआ होगा और वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो लोग हैं इस चीज को क्या कहते हैं, अपने उस परिस्थिति के अनुसार झेल नहीं पाएंगे और धीरे धीरे ये जलवायु परिवर्तन ने इस सभ्यता को विनाश कर दिया, ठीक है। दूसरा कह सकते हैं कि जितने भी हमारी हड़प्पा के जो स्थल है सब नदी घाटियों में बसे हुए हैं, ठीक है ना। ये सारे के सारे क्या है, नदी घाटियों में बसे हुए हैं। तो नदियों में बाढ़ आ जाना या फिर नदियों का क्रम बदल लेना, नदियों का मार्ग भी बदल लेना, जिससे सूखा की स्थिति आ जाना या नदियों में बाढ़ आ जाना। तो अधिक बाढ़ होने की वजह से भी डूब के सभ्यता खत्म हो सकती है, या फिर नदियों का सूख जाने से भी सभ्यता का अंत होने का प्रमाण मिलते हैं, ठीक है। और कह सकते हैं हमारा मिट्टी का अत्यधिक उपयोग, मिट्टी का अत्यधिक उपयोग करके भी सभ्यता का अंत का पता लगता है, या फिर वनों के अत्यधिक कटाई, वनों के अत्यधिक कटाई के माध्यम से भी सभ्यता के अंत का प्रमाण हमें मिलते हैं, ठीक है ना। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि सभ्यता के अंत के प्रमाण मिलते हैं, ठीक है। लेकिन ये सारी की सारी जो चीजें ये भौतिक है, भौतिक संस्कृति में गिरावट के पता लगता है। और ये सारा का सारा जो तथ्य है ना, ये पूरी की पूरी सभ्यता के अंत के प्रमाण की जानकारी नहीं देते हैं। ये किसी एक स्थल हो सकता है, किसी विशेष स्थल के पतन की बात बता सकते हैं, लेकिन पूरे के पूरे सभ्यता के अंत की बात नहीं हो सकती इससे, हालांकि ये माना जाता है ऐसे, ठीक है ना। ठीक है, तो ये जो चैप्टर अभी सभ्यता का अंत हो चुका है, ठीक है ना। और मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस तरीके से हुई थी, ठीक है ना। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस तरीके से हुई थी, तो आगे वाले हमारे टॉपिक में यही लिखा हुआ है। हालांकि मैं थोड़ा देर और ब्रीफ में बताता हूँ कि कैसे इसका खोज हुआ था, हालांकि चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, ठीक है। तो देखो अभी सभ्यता की हम खोज की बात कर लेते थोड़ा सा, ठीक है ना। खोज की देखो, सबसे पहले हमारे भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले जो डायरेक्टर जनरल थे, जिसको पिता भी कहा जाता है, वो थे अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम ने 19वीं शताब्दी के मध्य में ना हड़प्पा से मोहरें खोज निकाली, हड़प्पा से मोहरें खोज निकाली, लेकिन वो इसके महत्व को समझ नहीं पाए, इसीलिए इस सभ्यता का पूरी तरीके से विश्व के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर पाए। तो 20वीं सदी के मध्य में भारतीय पुरातात्विक साक्ष्य के जो डायरेक्टर जनरल थे जॉन मार्शल, जॉन मार्शल के निर्देशन में दयाराम साहनी ने 1921 में इस सभ्यता से ईंटें खोज निकाली और इस सभ्यता की खोज की पूरी तरीके से, ठीक है ना। और 1924 में जो उस समय जो हमारे तत्कालीन जो डायरेक्टर जनरल थे पुरातात्विक सर्वेक्षण को थे जॉन मार्शल, उन्होंने इस सभ्यता को 1924 में पूरे विश्व के समक्ष में एक नवीन सभ्यता के रूप में प्रस्तुत किया, ठीक है ना। और इस तरीके से हड़प्पा सभ्यता पूरे के पूरे विश्व की नजर में आया। और एस.एन. राव की एक पुस्तक है, उन्होंने उस पुस्तक का नाम है द ग्रेट इंडियन आर्कियोलॉजी, उसमें इस सभ्यता के बारे में बताया, ठीक है। द ग्रेट इंडियन आर्कियोलॉजी उस वाले बुक में इस सभ्यता के बारे में बताया, ठीक है ना। हम जान लेते हैं जॉन मार्शल जो पुरातात्विक सर्वेक्षण का डायरेक्टर जनरल थे, इनका इतिहास में एक महत्वपूर्ण योगदान भी है, ठीक है ना। तो इनका थोड़ा योगदान जान लेते हैं कि ये क्या थे ना, ये भारत के पहले पेशेवर, भारत में काम करने वाले पहले पेशेवर पुरातात्विक थे,
ठीक है ना। भारत में काम करने वाले पहले पेशेवर पुरातात्विक थे और ये यूनान और क्रीट से अपनी जो शिक्षा पद्धति उसको हासिल किया था। वहां पे भी इन्होंने ऐसे ही कामों को अंजाम दिया था जिससे इनको अनुभव था। और सबसे बड़ी बात यह कि इनको आकर्षक खोजों में दिलचस्पी थी। दूसरी बात देखिए, सभ्यता का जो क्या करते हैं हम, जो अध्ययन करते हैं ना, किसी खुदाई जो करते हैं तो दो तरीके से करते हैं। दो तरीकों में ना ये जो तरीका है क्या है, एक होता है ऐसे सतर विन्यास। सतर विन्यास का मतलब है कि सपोज ये कोई अगर स्थल है तो इसमें आप ऐसे खुदाई कर रहे हैं सतर के रूप में, इस सतर को इस सतर को इस तरह से। और एक होता है हमारा क्षैतिज। सतर का मतलब है परत वाइज, कि आप परत के अकॉर्डिंग खोज कर रहे थे, जिससे आपको क्या हो सकता है कि हर सतर से, हर लेवल से, हर सतर से मिलने वाली जानकारी आपके लिए बहुत उपयोगी। और ये बहुत ही सबसे अच्छा तरीका भी, इससे क्या है जानकारी लुप्त होने की संभावना नहीं है, ठीक है ना। और ये होता है क्षैतिज में क्या पूरे इलाके को पहले आप ऐसे खनन करेंगे, उसके बाद आप इस इलाके को ऐसे खनन करेंगे, तो ये ज्यादा समय भी ले सकता है और ऐसे में क्या हो सकता है कि जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो छूट भी सकती है। तो जॉन मार्शल ने ना इस 36 वाली विधि को अपनाया। इस 36 वाली विधि से ये खुदाई करते थे। इससे क्या हो सकता है कि जो महत्वपूर्ण जानकारी छूट सकती है, ठीक है ना। तो जॉन मार्शल का ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि इनका क्या योगदान था भारतीय पुरातात्विक क्षेत्र में, ठीक है। तो इस प्रकार बता सकते हैं कि यूनान और क्रीट से अनुभव लेके आए हुए थे काम का, ठीक है। पहले पेशेवर पुरातात्विक थे, इन्होंने 36 विन्यास के आधार पर इन्होंने खुदाई की। इसी के अलावा एक दूसरा जो हमारे व्यक्ति थे 1944 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के जो डायरेक्टर जनरल बने वो R.E.M. वहीलर। कौन बने? R.E.M. वहीलर। R.E.M. वहीलर जो ये पुरातात्विक थे ना, इन्होंने क्या किया, ये सेना के पूर्व ब्रिगेडियर थे। इनका भी महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है भारतीय इतिहास में, पुरातात्विक जो खनन है उन चीजों में, क्योंकि इन्होंने क्या किया, 36 विन्यास वाली जो चीजें थी ना, इन्होंने इनको अनदेखा किया, इन्होंने सतर विन्यास वाली प्रक्रिया पे जोड़ दिया। इससे क्या हुआ कि जो प्रत्येक सतर से संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो जुटाने में ये सक्षम हो पाए। दूसरी बात, इस सेना के पूर्व ब्रिगेडियर भी थे, पूर्व ब्रिगेडियर थे, जिस कारण से इनको चीजों की खोज करने में ना इनकी रुचि और ज्यादा थी और उनको इसमें सफलता भी ज्यादा मिला, ठीक है ना। तो इस प्रकार से R.E.M. वहीलर एक नई पद्धति के माध्यम से, नई सतर विन्यास के माध्यम से चीजों की खोज की, ठीक है ना। ये इस तरीके से ये सभ्यता की खोज हो गई और ये सभ्यता की विनाश भी एक तरीके से हो चुका है। और ये हमारा जो चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो गया उसके बारे में। लेकिन एक चीज और है जो हम जान लेते हैं, जो हमारे धार्मिक चीजों के बारे में है, ठीक है ना। देखो हड़प्पा सभ्यता की धार्मिक विशेषता क्या है? क्या पूजा पाठ किया करते थे सभ्यता के लोग? देखिए क्या है ना, तो बिल्कुल देखिए, हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं, पहले एक दो फैक्ट बता दूं कि मोहनजोदड़ो में एक दो फैक्ट है। मोहनजोदड़ो में ना पुरातात्विक खनन के दौरान विशाल भवन मिला है। इन भवनों को प्रसाद की संज्ञा दी गई। प्रसाद खाने वाला नहीं है ठीक है ना, ये प्रसाद की संज्ञा दी गई। मोहनजोदड़ो में जो विशाल भवन मिला उसको प्रसाद की संज्ञा दी गई। दूसरा, यहीं से हमें पत्थर की मूर्ति भी मिली है, पत्थर की मूर्तियों के अवशेष भी मिले। इसको पुरोहित राजा का संज्ञा दिया। पुरोहित राजा क्यों कहा गया? क्योंकि उस समय के जो पुरातात्विक थे वो मेसोपोटामिया, जो कि इस हड़प्पा सभ्यता के समकालीन की सभ्यता, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता में भी ठीक ऐसे ही पत्थर की मूर्ति मिली थी। वहां के पुरातत्वविद ने उसे पुरोहित राजा की संज्ञा दी है। तो इसी आधार पर उन्होंने हड़प्पा में जो मिले जो मूर्ति है उसको भी पुरोहित राजा ही कहा और विशाल भवन को प्रसाद कहा, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी धार्मिक विशेषता की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। देखो धार्मिक विशेषता में क्या है ना कि देखो पुरातत्वविदों को किसी भी पुरानी वस्तुओं की व्याख्या करने में सबसे ज्यादा जो समस्या आती है वो आती है धार्मिक वस्तुओं की, ठीक है ना। धार्मिक वस्तुओं को उनको खोज कर रहा है, जो भी चीज थोड़ी सी अजीब सी लगती है, अपरिचित लगती है, उसको धार्मिक चीजों को बताते हैं, ठीक है ना। देखो हड़प्पा सभ्यता में क्या है ना कि एक पत्थर, कीमती पत्थरों से मिली हुई जो पुरुषों की मूर्तियां भी मिली जो दुर्लभ है, ठीक है ना। और दूसरी बात यह है कि इसमें जो हमें कुछ नारियां मतलब स्त्री, उसको आभूषण से लदा हुआ दिखाया गया। उसको मातृ देवी की संज्ञा दी गई है। मातृ देवी की संज्ञा दी गई, जो आभूषण से लदी हुई जो नारी है और इसके हमारे सिर पे क्या है, प्रसादन है, आभूषण है, ठीक है ना, उसे मातृ देवी की संज्ञा दी गई है, ठीक है। देखो हड़प्पा सभ्यता के लोगों का ऐसा मानना है कि जो मुहरों के ऊपर क्या दिखाया गया, पेड़ पौधे से उत्कीर्णित है, पेड़ पौधे बने हुए, इससे अनुमान लगाया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं वो प्रकृति देवी की पूजा करते थे, ठीक है ना। और एक और ही हमारे मुहर पे क्या है ना, पालथी मुद्रा में, पालथी मारे हुए और योगी की मुद्रा में दर्शाया हुआ व्यक्ति को दिखाया गया है, ठीक है ना। तो ये
अनुमान लगाया जाता है कि ये शिव का रूप है, भगवान शिव है, ठीक है, जिसके चारों ओर क्या पशुपति की तरह से गाय भैंस ऐसे ऐसे चीजों को, जानवरों को दिखाया गया, ऐसा माना जाता है कि वो शिव है, ठीक है ना। प्रकृति देवी की पूजा करते हैं इसे पेड़ पौधे के माध्यम से, यहाँ पे शिव का अनुमान लगाया जाता है। इनको आग शिव की संज्ञा दी गई, जो पलथी मारे हुए जो मुद्रा दिखाएगा उसको आग शिव की संज्ञा दी गई है। और कहते हैं कि ऋग्वेद में भी रुद्र नामक देवता का उल्लेख मिलता है, जो कि इसी समय की बात है, इससे पहले की बात है वो, ठीक है ना। तो ऋग्वेद में जो रुद्र नामक देवता का उल्लेख मिलता है वो भी भगवान शिव के लिए प्रयोग किया गया, जो कि हिंदू धर्म के एक विशिष्ट देवता माने जाते हैं, ठीक है ना। फिर इसके अलावा भी क्या है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों में जो कुबड़ वाला जो सांड था, जिसको कुबड़ वाला जो सांड, जिसका कुबर निकला था, वो बहुत ज्यादा पूजनीय था, वो ज्यादा उनकी पूजा करते थे, ठीक है। और तो ये इसकी कुछ धार्मिक विशेषता थी, हड़प्पा सभ्यता के लोगों की ये धार्मिक विशेषता थी। प्रकृति देवी के रूप में पूजा करते थे, भगवान शिव हो गए, कुबड़ वाले सांड हो गए, ठीक है ना। तो ये सब अवशेष में बताते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस तरीके से, उनकी भी धार्मिक विशेषता थी, वो भी धार्मिक रूप से जुड़े हुए थे। और धार्मिक जो कि आज ही नहीं बल्कि प्राचीन रूप से भी धार्मिक जो विशेषता होती है, यानी कि लोगों की जो धार्मिक आस्था होती है, वो आज ही नहीं प्राचीन समय से भी चली आ रही है। हड़प्पा सभ्यता के रूप में भी हड़प्पा सभ्यता इस वाले में हमें देखने को मिलता है कि यहाँ के जो लोग हैं उनकी भी धार्मिक अपनी अपनी रुचि थी, ठीक है। ये चैप्टर तब पूरी तरीके से खत्म हो गया, लेकिन एक दो और जो फैक्ट है इस चैप्टर के बारे में बता देता, जो एमसीक्यू बन सकते हैं। देखो पहला हमारा एक समन, कि समन क्या हुआ था, समन क्या होता था। समन वो स्त्री या पुरुष हुआ करते थे ना, जो मतलब जादू टोटका वगैरह होता है वो करते थे, और जो दूसरी दुनिया से ना बात करने का सामर्थ्य रखने का दावा करते थे, वो होते थे समन, ठीक है ना। एक हमारे ये चीज़ है, क्या कहते हैं कि ऋग्वेद में ऋग्वेद में ऋग्वेद में ना ऋग्वेद में पुर नामक शब्द का उल्लेख है। इसका जो प्रयोग किया गया है वो किसके लिए किया गया, इसका प्रयोग किया गया जो आर्यों के जो युद्ध के देवता थे इंद्र, उसके लिए किया गया। पुर का अर्थ होता है भाई किला, पुर का अर्थ होता है किला या फिर प्राचीर, ठीक है। तो आर्यों के जो युद्ध के देवता थे वो इंद्र थे, उसको गढ़ विध्वंसक, इंद्र को क्या कहा गया, पुरंदर कहा गया। पुरंदर का अर्थ होता है गढ़ विध्वंसक, विध्वंस करने वाला। और ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का जो पतन है उसमें एक जो मुख्य भूमिका है वो आर्यों का आक्रमण है, तो उसमें वो लिख सकते हैं, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के पतन में जलवायु परिवर्तन, नदियों का मार्ग बदल लेना, ठीक है, नदियों का सूख जाना, वनों की कटाई हो जाना, अत्यधिक मिट्टी का प्रयोग करना। उसके अलावा हम आर्यों का आक्रमण भी लिख सकते हैं कि आर्यों के आक्रमण के कारण भी सभ्यता का अंत होता है, ठीक है ना। बाय बाय।